नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो भी आपके टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम पहले फेज यानी कि 17 से लेकर के 25 अगस्त के बीच में केमिकल रिएक्शन से जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न था कि एक रासायनिक अभिक्रिया आपको दी गई थी और उस केमिकल रिएक्शन को आपको यहाँ पर संतुलित करना था। तो बहुत ही सिंपल सी केमिकल रिएक्शन थी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट जब आपका डिकम्पोज होता है या फिर जब इसका अपघटन होता है तो उस स्थिति में इसके द्वारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि फेरस सल्फेट के आपके 2 मोल होते हैं यानी कि 2 यूनिट होती है और ये जब आपका उष्मा की स्थिति में या फिर टेम्परेचर में टूटता है तो उस स्थिति में ये 3 उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर क्षार अभिक्रिया है। तो क्लोर एल्कली रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा गया था और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब साधारण नमक जल में टूटता है तो उस स्थिति में यहाँ पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये जो प्रश्न है वो 3 से ज़्यादा बार आपके ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा नमक होता है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है या फिर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान जो हमारा NaCl है उसका विद्युत अपघटन हो रहा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा आपके लिए टफ होता है समझना, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह के बारे में नहीं पता होता है तो फिर आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन को उतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन में 4 रिएक्शन दी गई थी और उसके आधार पर आपको बताना था कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारा AgCl Na2CO3 के साथ में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर आपकी एक तो Ag बनता है यानी कि सिल्वर अलग होता है, नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहाँ पर बन रहा है ऑक्सीजन। अब थोड़ा सा इसे ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, अगर हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो जो आपको सिल्वर दिख रहा है, सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन है इस साइड में आपको +1 देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इस साइड में आते हैं तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 हो गया है। यानी कि जब किसी भी हमारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है या फिर आप कह सकते हैं कि वो घटता है तो उसका होता है रिडक्शन। तो आप कह सकते हैं Ag का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। वहीं पर अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का इस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 है जो कि आकर के 0 हो रहा है। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिसके द्वारा अपचयन होता है, आप देख सकते हैं कि AgCl में Ag का अपचयन हो रहा है, इसीलिए AgCl को हम लोग ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में जानेंगे। ये बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि जिस भी कंपाउंड से हमारा रिडक्शन हो रहा है आप कहेंगे कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसमें से आपके हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराने से क्या उत्पाद प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न 2-3 बार पूछा गया। तो जब भी आप लोग बुझे हुए चूने के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की या फिर बुझे हुए चूने की, तो उस स्थिति में आपका बनता है व्यंजक चूर्ण या फिर जिसे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसे हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण इसमें होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। देखिए, संतुलित किए जाने के पीछे का कारण होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आपको ये पता होना चाहिए
कि जब भी हम लोग किसी क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं तो यह जो क्लोज्ड सिस्टम है वो आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को करता है सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम के अंदर जो भी हमारा कंपाउंड है उसके बाद में जो नया प्रोडक्ट बनता है उन दोनों के जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल संरक्षित रहते हैं और इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाला सफ़ेद रंग का चूर्ण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है जो सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। पहले चैप्टर में ही आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगा। तो 2Mg + O2 ये दोनों जब अपक्रिया करती हैं तो इसके जरिए 2MgO का निर्माण यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहा जाएगा? इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी अपक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर वहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। वहीं पर अगर किसी अपक्रिया में किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं अपचयन या फिर इसे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अपक्रिया के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये अपक्रिया होती है जिसके माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अगला प्रश्न है कि 2H2 यानी कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करता है तो ये आपका जल बना लेता है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है? ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक संयोजन रिएक्शन है यानी कि यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सोडियम धातु जब आपके जल के साथ में अपक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनेगा? आपने देखा होगा लैब वगैरह में कि जब भी हम लोग सोडियम को सीधे पानी के अंदर फेंकते हैं तो जितना बड़ा सोडियम का टुकड़ा होगा उतना ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट देखने को मिलता है। तो इस अपक्रिया के दौरान एक तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर। ये देख सकते हैं, ये सोडियम मेटल है। यहाँ पर आप लोग जल के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो एक तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और आपने पढ़ा भी होगा कि जब मेटल इस प्रकार से हॉट वाटर के साथ में अपक्रिया करते हैं तो ये आपके बनाते हैं एल्कली यानी कि इनके द्वारा क्षार का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षार बन रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा धातु नाइट्रेट सोडियम ब्रोमाइड विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण उत्पाद के रूप में करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा AgNO3। क्या होगा? AgNO3 होता है। जब भी आपका AgNO3 का होल ट्वाइस NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड के साथ में अपक्रिया करता है तो यहाँ पर आपको सफ़ेद अवक्षेप देखने को मिलेगा और इसी का नाम होता है 2AgBr या फिर इसे आप लोग कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। और सफ़ेद अवक्षेप का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर एक वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है और प्रेसिपिटेट का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी अपक्रिया के दौरान हमारा एक ऐसा कंपाउंड बना है जो कि आपके पानी में विलय नहीं है। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी का यूज हम लोग फोटोग्राफी में भी करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन का रासायनिक समीकरण है उसे आपको संतुलित करना था। तो कुछ इस प्रकार से ये अपक्रिया होती है। देखिए, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया करता है तो उसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल बनते हैं और आपको यहाँ पर जल के भी 6 अणु देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर निकलती है ऊर्जा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा श्वसन रिएक्शन होता है वह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है यानी कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और ये भी आपके आने वाले शिफ्ट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल के 6 मोल बनाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर ऊर्जा या फिर एनर्जी बाहर निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया
कि प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है इसे आप लोग संतुलित करिए। तो कुछ इस प्रकार का ये समीकरण होता है। आप लोग देख सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में जल के साथ में अपक्रिया करती है तो एक तो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट इन सभी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप ऊपर सनलाइट भी लिख सकते हैं, हो सकता है किसी रिएक्शन में आपसे पूछ लिया जाए। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अपक्रिया है वह आपको सनलाइट में देखने को मिलेगी। फिर एक और आपका इसी प्रकार से रिएक्शन दिया गया था जिसको आपको संतुलित करना था, और ये थोड़ा सा टिपिकल वाला रिएक्शन था। आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो हमारे बेरियम क्लोराइड के साथ में अपक्रिया करता है, और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको दो कंपाउंड देखने को मिलेंगे। एक कंपाउंड का नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक का नाम है यहाँ पर बेरियम सल्फेट। और इस अपक्रिया को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि यह एक द्विविस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस रिएक्शन को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया रिपीटेड कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लोर एल्कली अपक्रिया है। सिंपल सा प्रश्न है, मैंने आपको बताया ही था कि जब नमक का इलेक्ट्रिक अपघटन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एथेनॉल के सोडियम के साथ अपक्रिया से क्या बनता है। तो यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगी। एथेनॉल, जिसे आप लोग अल्कोहल भी कहते हैं, जब ये सोडियम मेटल के साथ में अपक्रिया करती है तो उसके परिणाम स्वरूप बनता है सोडियम एथॉक्साइड। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड है। और अगर आप लोग इस अपक्रिया को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि अगर आपको रिएक्टिविटी टेबल याद हो तो रिएक्टिविटी टेबल में हमारा सोडियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आता है और यहाँ से H को ये हटा देता है और H के स्थान पर स्वयं आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है, और इसी के परिणाम स्वरूप बनता है सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2Al प्लस Fe2O3 ये आपका बनाता है Al2O3 और यहाँ पर जो आपका आयरन है वो निकल जाता है बाहर। तो आपको बताना है कि इस पार्टिकुलर रासायनिक अपक्रिया में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब हम लोग Fe2O3 की बात करते हैं तो इसमें आपका जो आयरन है, आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये +3 से हो रहा है 0, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो हम लोग कहते हैं कि उस पार्टिकुलर एलिमेंट का हो रहा है अपचयन, और ये जो पार्टिकुलर कंपाउंड है ये आपका ऑक्सीकारक एजेंट है। उसी प्रकार से अगर हम लोग Al2O3 की बात करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम इधर अकेला था, यानी कि इसका जो ऑक्सीकरण नंबर है वो इस साइड में 0 था। लेकिन अगर आप लोग इस साइड में आएंगे तो इसका जो ऑक्सीकरण नंबर है वो आपका हो जा रहा है +3, यानी कि आप लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का सिंपल सा मतलब है कि ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम है ये आपके अपचायक एजेंट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हो रहा है इसका ऑक्सीकरण, लेकिन यह एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अगर आप लोग इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के ऊपर, क्योंकि इसमें आपके 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं तो ही आप लोग इसे कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं 1-2 दिन में इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जब ये HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया करता है तो ये बनाता है MgCl2 प्लस आपका बनता है 2H2O। अगर आप लोग इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो HCl हमारा एक एसिड है, वहीं पर MgOH के होल ट्वाइस की बात करें तो ये आपका एक बेस है। क्या है? ये हमारा एक बेस है, और एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक हमारा लवण बनता है और आपका जो पानी है वो निकल जाता है बाहर। तो ध्यान रखिएगा,
इसी को हम लोग उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ZnO प्लस C ये बना रहा है Zn प्लस CO, तो इसमें किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो, तो अगर आप लोग इधर ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, इधर देखेंगे तो 0 हो गया है। कार्बन का यहाँ 0 था, यहाँ पर आपका +2 हो गया है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप कह सकते हैं कि अपचयन हो रहा है जिंक का, जबकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बन का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न पूछा गया कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। एथेनॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो C2H5OH ये आपका रिएक्शन करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ रिएक्शन, ये देखिए कुछ इस प्रकार की ये रिएक्शन है। एथेनॉल आपको देखने को मिलेगा जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। यहाँ पर ये एथेनॉल पहले बनाता है और उसके बाद में एथिल एल्डिहाइड बनाता है, और उसके बाद में यहाँ पर आपका फिर ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और यहाँ से आपका बनता है एथेनोइक एसिड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि Fe2O3 प्लस CO ये बना रहा है 2Fe प्लस 2CO2, तो इसमें किसका अपचयन हो रहा है? अब रिएक्शन को अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आयरन का हो रहा है अपचयन। कैसे? इस साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका +3 है, लेकिन अगर आप इस साइड में आएंगे तो ये 0 हो रहा है, यानी कि +3 से ये 0 पे आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आयरन है उसका अपचयन हो रहा है। वहीं पर अगर आप लोग कार्बन को देखेंगे तो इसका +2 से +4 हो रहा है, तो इस स्थिति में जो आपका कार्बन है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये भी आपको ध्यान रखिएगा कि कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए यह आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। वहीं पर अगर हम लोग Fe2O3 की बात करते हैं, इसमें से जो हमारा आयरन है उसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि Ag- प्लस NaCl ये बनाता है सोडियम नाइट्रेट और आपका बनता है सिल्वर क्लोराइड। तो खाली स्थान को यहाँ पर आपको भरना था, तो खाली स्थान में आप लोग लिखेंगे NO3, और इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि AgNO3 जब NaCl के साथ अपक्रिया करता है तो AgCl NaNO3 बनाता है, और ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसा? ये आपकी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस A ये बनाता है CaCl2 प्लस H2O, तो इसमें आपको A के बारे में बताना है। ध्यान रखिएगा जब इस प्रकार की अपक्रिया का होती है तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस ये रिएक्शन करता है HCl के साथ में, और इसके परिणाम स्वरूप आपका बनता है CaCl2, और यहाँ पर पानी निकल जाता है बाहर। तो ये पूरा बैलेंस रिएक्शन है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि इसमें से कौन सी ऊष्मीय अपघटन की क्रिया है? देखिए इसको आप लोग ऐसे समझिए कि कोई भी हमारा कंपाउंड है जो किसी विशेष परिस्थिति में टूट जाता है दो कंपाउंड में, जैसे आप लोग इसे खुद से भी रिलेट कर सकते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो जीवन में कभी ना कभी टूटते हैं, लेकिन सभी के लिए जो कारण है वो सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वही आपसे कहा गया है कि ऊष्मीय अपघटन की अपक्रिया कौन सी है? तो जो अपक्रिया जिसमें हमारा दिया गया कंपाउंड उष्मा के कारण टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड में बंट जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय अपघटन की अपक्रिया। जैसे अगर आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उस स्थिति में ये बिना बुझे हुए चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो पहला एग्जाम्पल देखा था, यानी कि जो हमारा फेरस सल्फेट है, जब इसे आप लोग गर्म करेंगे तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। एक रिएक्शन आपको और ध्यान रखना है NaCl का, जो मैंने आपको क्लोर एल्कली वाला बताया था कि यहाँ पर जो सोडियम है इसका हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं
और इसके कारण ये सोडियम और क्लोरीन में आपके टूट जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी रासायनिक अपक्रिया में AQ किसे प्रदर्शित करता है। तो अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर AQ का मतलब होता है एक घुलनशील पदार्थ। यानी कि मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया गया है और इसमें ब्रैकेट में जो AQ लिखा होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपके पानी में घुल गया है। तो AQ का मतलब घुलनशील होता है। इसी प्रकार से जो आप लोग स्मॉल g देखते हैं ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है कि कोई गैस फॉर्म हो रही है। और अगर आप लोग इस प्रकार से LIQ देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा कोई बन रहा है तरल पदार्थ। ध्यान आपको ये रखना है कि लिक्विड जब बन रहा है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो हमारा एक्वस भी है। एक्वस का सिंपल सा मतलब है कि कोई लिक्विड बना है जो कि पानी में घुलनशील है। और LIQ का सिंपल सा मतलब है कि एक कोई लिक्विड यहाँ पर बन रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अपक्रिया है। तो ये वाला रिएक्शन आपको दिया गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षार है। अगर हम लोग H2SO4 की बात करते हैं तो ये हमारा एक अम्ल है। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर लिथियम सल्फेट नाम का एक लवण बनता है और पानी निकल जाता है बाहर। कुछ इसी प्रकार की और अपक्रियाएं आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो ये आपका NaCl प्लस पानी बनाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट और पानी बनाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो MgCl प्लस H2O बनाता है। इसी प्रकार से H3PO4 की अगर हम लोग बात करें, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो यहाँ पर Ca3PO4 का होल ट्वाइस और पानी आपका बनता है। तो ये जो सारे रिएक्शन आपके सामने दिए गए हैं ये सारे हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्लीचिंग पाउडर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अपक्रिया में कौन सी गैस बनती है। तो यहाँ पर बनती है क्लोरीन और ऑक्सीजन। रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है जो कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न पूछा गया कि जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म करेंगे तो इससे हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान रखिएगा, इसको गर्म करना होता है 373 केल्विन पर। ध्यान रखिएगा, कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होती है, यानी कि आपके पास में जिप्सम है जिसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, और इसे जब आप लोग गर्म करेंगे तो उस स्थिति में बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर पानी निकल जाता है बाहर। अगला प्रश्न पूछा गया कि N2 प्लस H2 ये बनाता है NH3, इसको संतुलित करिए। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि ये हमारा हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाने का एक प्रोसेस है। तो ये भी पूछा जाता है कि हैबर विधि के द्वारा अमोनिया कैसे हम लोग बनाएंगे। संतुलित करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस केवल हाइड्रोजन के सामने 3 कर दीजिए और N जो है इसके सामने आप लोग 2 कर दीजिए। ये जो आपकी रिएक्शन है वो पूरी तरीके से संतुलित हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस अपक्रिया के दौरान हम लोग कैटालिस्ट के रूप में आयरन का यूज करते हैं। किसका? कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में आयरन का यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये जो अपक्रिया है वो 400 से 450 डिग्री सेल्सियस और 120 से 200 ATM के प्रेशर पर कंडक्ट करवाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि CH3CH2OH प्लस O2 इसमें हमारा उत्पाद क्या बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब इस प्रकार से आपका ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर उत्पाद बनता है C2H5OH। जब आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाता है तो उस स्थिति में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी प्लस यहाँ पर उष्मा बाहर निकलती है। और उष्मा बाहर निकलने का सिंपल सा मतलब है कि यह एक हमारी उष्मा छेपी अपक्रिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि 2AgCl ये बनाता है 2Ag प्लस Cl2। तो ये जो अपक्रिया है वो आपके किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी। तो ध्यान रखिएगा,
ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। आप सभी को ये पता होना चाहिए। या फिर अगर आपने NCERT की पुस्तक देखी हो तो उसमें भी दिखाया गया था कि चाइना डिश में हमने AgCl को रखा हुआ है और सूर्य की जो लाइट है वो सीधे इसके ऊपर गिर रही है, तो उत्पाद क्या बनेगा? तो इसके परिणाम स्वरूप आपका सिल्वर बाहर निकल जाता है और क्लोरीन गैस यहाँ पर मुक्त होती है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो सूर्य के प्रकाश में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी कंपाउंड को हम लोग गर्म करके उसे विघटित करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं आपका तापीय विघटन। क्या कहेंगे उसे आप लोग? उष्मीय विघटन या फिर तापीय विघटन। लेकिन ये आपके सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, इसीलिए इसे हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा विस्थापन अपक्रिया के लिए सही है। तो आपको यहाँ पर दिया गया था कि कॉपर सल्फेट आपके पास में है, 4 लोग हैं, चुन्नू मुन्नू टुन्नू करके ऐसे। उनमें से एक के पास में मैग्नीशियम है, एक के पास में आपका Au है, एक के पास में Ag है, यानी कि एक के पास में सोना है, एक के पास चांदी है, एक के पास मैग्नीशियम है। ये तीनों कॉपर सल्फेट के विलयन में बारी बारी से इसको डालते हैं। तो आपको ये बताना था कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को यहाँ से कौन हटा दिएगा। तो आपको रिएक्टिविटी टेबल इसके लिए पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी टेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा कॉपर है इसके नीचे 2 आते हैं, एक तो हमारा सोना और चांदी हो गया, लेकिन मैग्नीशियम की बात करें तो ये इसमें होता है ऊपर। और इसीलिए जब भी कॉपर सल्फेट अपने से ऊपर वाले किसी भी मेटल के साथ अपक्रिया करेगा तो उस स्थिति में कॉपर का जो कंपाउंड होगा उससे कॉपर को वो पार्टिकुलर एटम रिप्लेस कर देगा। तो मैग्नीशियम यहाँ पर कर देगा रिप्लेस। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित तत्वों को अपक्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करिए। जरूर इस टेबल को अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 कंपाउंड दिए गए थे, 4 भी हो सकता है दिए गए हों, और यहाँ पर उनको व्यवस्थित करना था। अगर हम लोग सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो पोटेशियम आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर आपका आता है यहाँ पर सोडियम। सोडियम के बाद यहाँ पर क्या आता है? तो सोडियम के बाद आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, उसके बाद लेड है, फिर आपका हाइड्रोजन है, उसके बाद यहाँ पर आपको कॉपर मिलेगा, पारा है, सिल्वर है और सोना है। तो ये आपके रिएक्टिविटी का क्रम है, इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड जब क्लोरीन गैस के साथ में अपक्रिया करता है तो उत्पाद बनेगा KCl। तो ये अपक्रिया किस प्रकार की है? तो सिंपली आप लोग देख सकते हैं कि यह एक हमारा प्रतिस्थापन अपक्रिया है, जिसे आप लोग विस्थापन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो आपका K है वो यहाँ पर I को हटा करके Cl के साथ में जुड़ जाता है और I हो जाता है यहाँ पर अकेला। अगला प्रश्न पूछा गया कि अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का तो इसके परिणाम स्वरूप बनता है एल्कीन। रिएक्शन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में एथिल अल्कोहल है। जब इसे आप लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पर C2H4 बनेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन पानी है वो आपका बाहर निकल जाएगा। अब इसके लिए भी हमारी एक विशेष परिस्थिति होती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो अल्कोहल है उसे हम लोग गर्म करते हैं और इसके लिए एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होना जरूरी है। तो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जो फास्फोरिक एसिड है उसका हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं और उसके बाद में एथिल अल्कोहल को यहाँ पर गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रासायनिक अपक्रिया में जो आपकी एरो होती है उसके ऊपर या फिर नीचे आप लोग क्या लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके ऊपर और नीचे हम लोग किसी भी अपक्रिया के लिए विशेष शर्तों का उल्लेख करेंगे। फॉर एग्जांपल यहीं पर आप लोग देखिए, जैसे ये एथिल अल्कोहल है तो ऊपर हम लोग ऐसे त्रिभुज बना देंगे एक छोटा सा। ये जो आपका छोटा सा त्रिभुज है ये बताता है कि हम लोग गर्म कर रहे हैं। नीचे हम लोग H2SO4 या फास्फोरिक एसिड रख देंगे। इसका मतलब ये है कि इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि कौन सा हमने कैटलिस्ट यूज किया है, हमने इस रिएक्शन के लिए ताप क्या रखा है, यहाँ पर आपका प्रेशर कैसा है, ऊष्मा कैसी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अपक्रिया है। तो संयोजन अपक्रिया सबसे आसान होती है
दो लोग मिलकर के जब एक हो जाते हैं, ऑप्शन में आपको Zn+O2 दिया गया था, तो ये आपका 2ZnO बना रहा है, यानी कि जिंक ऑक्साइड बना रहा है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, ये सारे हमारे संयोजन अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो ये अपक्रिया कैसी होगी। सिंपल सा प्रश्न है, ये हमारा अपघटन अपक्रिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं H2CO3, ये आपका एक्वस है, इसे जब आप लोग तोड़ेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। इसी प्रकार से KClO3 की बात करते हैं तो ये आपके KCl और यहाँ पर O2 में टूट जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन कैसे किया जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। एक लंबा चौड़ा इसका प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग NaCl NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल की अपक्रिया करवाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और अमोनियम क्लोराइड यहाँ से अलग होती है। फिर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, या जिसे आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ये आपका बनाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस यहाँ पर आपकी CO2 बनती है। उसके बाद में Na2CO3 आपके जल के 10 अणुओं के साथ अपक्रिया बनता है और फाइनली हमारा बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग धावन सोडा या फिर धोने वाले सोडे के रूप में भी जानते हैं, और ये आपका खाने वाला सोडा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी मैंने आपको बता ही दिया, जिस अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिस अपक्रिया के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी, यानी कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसके नाम होते हैं। ऊष्मा उत्पन्न होने वाली अपक्रियाओं को हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अपने श्वसन रिएक्शन की ही, तो श्वसन में मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है या ऊष्मा निकलती है, तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसी प्रकार से जब आपका मीथेन हवा में जलता है तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, यहाँ से भी आपकी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो इसे भी हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके प्रश्न पहले शिफ्ट में पूछे गए थे और जो भी प्रश्न कहीं ना कहीं से प्राप्त हुए थे, उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। रात वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग करंट अफेयर के जो आपके 150 प्रश्न पूरे 18 शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।